Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video we are going to learn about the operational risk and operational risk management framework, that is a chapter from the module D of the risk management. So if you have been preparing for BFM or the risk management, so इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि इसके रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो आप पहली बार में क्लियर कर पाओ. सो काइंडली फटाफट से ऑडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए एंड इफ यू वांट टू गेट द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, so do WhatsApp CIB PDF to the number 8360944207 and alternatively you can download our application from the QR code given over here, or you can find the link in the description below. So do join at the earliest and start preparing for the same, and free mega test is also available in that particular case over there. So let's start the session over here. And CIB का पूरा कोर्स अवेलेबल है जिसमें अब हमारा डबल वैलिडिटी धमाका भी ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको 12 मंथ्स की कॉस्ट में 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिलने वाली है. तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए बिकॉज कोर्स के रिलेटेड जो ये ऑफर है बहुत ही जल्दी यहाँ पर कवर अप होने वाला है, राइट. So let's start the session over here. It's related to operational risk and operational risk management framework over there. Operational risk एक्चुअल में होता क्या है? आपके पास ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसमें अगर कोई खामी पेशी आ जाती है तो उसकी वजह से आपको जो रिस्क देखने को मिलता है, दैट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से भी हो सकता है, कोई कैलामिटी की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है. ठीक है, तो आपके प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन फेलियर्स, ओमिशन, कमीशन की वजह से जो भी रिस्क इंपोज होते हैं, दैट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क ओवर देयर. एंड आपके वजह से, इन रिस्क की वजह से आपका रेवेन्यू जो हो सकता है वो हो सकता है कि काफी ज्यादा कम हो जाए, तो डेफिनेटली दैट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क. अब बेसल कमेटी ने यहाँ पर जो बेसल 2 आपके पास नॉर्म्स आए थे उसमें ऑपरेशनल रिस्क को शामिल किया गया था. एंड जो आपके पास रिस्क होता है इनएडिक्वेट या फिर जो आपके इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनके फेलियर की वजह से, वो आपके पास कौन सा रिस्क होता है, दैट इज अ पर्टिकुलरली आपके पास वो इंटरनल रिस्क यहां पर रहता है, ऑपरेशनल रिस्क आपके पास रहता है. एंड फॉर द क्रिटिकलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके रिलेटेड आपको यहाँ पर कैपिटल भी मेंटेन करनी पड़ती है एज पर द बेसल 2 नॉर्म्स ओवर देयर. एंड जब हम यहाँ पर डीरेगुलेशन हुई थी, आपकी ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज हुआ था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल करने लग गए, उसकी वजह से यहाँ पर नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फर्दर आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में जो ट्रांजेक्शन थी वो यहाँ पर होने लग गई, जिसकी वजह से ऑपरेशनल रिस्क भी यहाँ पर काफी हद तक हमारे पास इंक्रीज हुआ है. एंड ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके साथ अगर आप यहाँ पर जो इसको मैनेज करते हो तो डेफिनेटली आपको रिस्क रिलेटेड जो कैपिटल होगी वो आपको कम मेंटेन करनी पड़ेगी. एंड फर्दर अगर आप इस रिस्क को मैनेज नहीं करते तो आपको यहाँ पर जो कैपिटल होगी वो यहाँ पर ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी. ऑपरेशनल रिस्क के साथ जो रिलेटेड कंपोनेंट्स रहते हैं वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं. एंड फॉर द कई जो रिस्क कंपोनेंट्स होते हैं आपके वो काफी ज्यादा हाई रिस्क के होते हैं लेकिन उनकी अकरेंस काफी कम होती है. कई जो रिस्क कंपोनेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली कम रिस्क के होते हैं लेकिन उनकी अकरेंस काफी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से डिवीजन कर सकते हैं. अगर कैटेगरीज की बात करें तो पहला जो यहाँ पर आता है रिस्क की टाइप आती है अंडर द ऑपरेशनल रिस्क, दैट इज अ पीपल रिस्क, यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ रिस्क, यानी कि लोग अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो इनएडिक्वेसी है, तो दैट्स रिलेटेड टू पीपल रिस्क ओवर देयर. प्रोसेस रिस्क, यानी कि अगर प्रोसेस में इनएडिक्वेसी है, प्रॉपर्ली प्रोसेस काम नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर पॉलिसीज नहीं उसके रिलेटेड, दैट इज अ प्रोसेस रिस्क ओवर देयर. सिस्टम रिस्क, जब सिस्टम यहाँ पर काम करना बंद कर देगा उसकी वजह से जो लॉस होगा, दैट इज अ सिस्टम रिस्क ओवर देयर. एक्सटर्नल इवेंट रिस्क, यानी कि कोई एक्सटर्नल इवेंट हुआ, जैसे की कैलेमिटी होगी, अब वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं है, गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ नहीं किया लेकिन कैलेमिटी होगी, अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, तो उसके पर्टिकुलर कौन सा रिस्क होगा, दैट विल बी द एक्सटर्नल इवेंट रिस्क ओवर देयर. एंड द फिफ्थ वन इट्स रिलेटेड टू लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क. अब आपके ऊपर कई गाइडलाइंस हैं, आपको उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करते हो, दैट इज नॉन particularly compliance with those guidelines over there, that can basically cause the legal and compliance risk on you. तो ये आपके पास 5 कैटेगरीज बन जाती हैं अंडर द ऑपरेशनल रिस्क ओवर देयर. ओके, फिर यहां पर बात आती है कि पॉलिसी गाइडलाइन स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या आती है. पहली चीज, आपके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से ऑपरेशनल रिस्क एलिमेंट्स को हम यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड किस तरह से हम यहां पर उनको मैनेज करेंगे. किस तरह से पहले आइडेंटिफाई, फिर क्वांटिफाई, फिर मैनेजमेंट, फिर कंट्रोल एंड मिटिगेशन. ठीक है, किस तरह से करने वाले वो सब चीजें आपको यहां पर करनी पड़ेंगी एंड उसकी रिपोर्टिंग करना भी काफी ज्यादा जरूरी है. अब जो भी पॉलिसी यहां पर बोर्ड के द्वारा बनाई जाएगी उसमें पहली चीज क्या है कि आप फर्म के ऑपरेशन देखो कि आपकी फर्म किस तरह से कौन से सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है एंड कौन कौन सी टाइप का जो ऑपरेशनल रिस्क है उसमें हो सकता है. अब फर्म की अप्रोच क्या रहती है ओवरऑल यहां पर रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड एंड रिस्क गवर्नेंस से रिलेटेड, यानी कि आपका यहां पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है ऑपरेशन रिस्क को मैनेज करने के लिए. आपको सभी की सभी मेन एक्टिविटीज जिसमें यहां पर आपके पास ऑपरेशन रिस्क शामिल हो सकता है आपको उनको इंक्लूड करना पड़ेगा. उसमें क्या क्या डिफरेंट पर्सन के रोल्स हैं, क्या उनकी पार्टिसिपेशन है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज को भी आपको तय करना पड़ेगा. दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस एंड द अप्रोच पॉलिसी ओवर देयर, राइट. अब उसके बाद बात आती है आपके पास
आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये कहता है कि आपके पास जो भी बिजनेस प्रोसेस चल रहे हैं, आप उनको देखिए कि आपके पास कौन-कौन से प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है उसमें एंड किस तरह से आप उसमें कामकाज कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑपरेशनल रिस्क रहते हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड इसमें 2 तरह की अप्रोचेस रहती हैं। पहली रहती है टॉप टू डाउन अप्रोच, दूसरी रहती है बॉटम्स अप अप्रोच। जब हम यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, उसके केस में हम क्या करते हैं? उसके केस में हम जो भी रिस्क आपके आइडेंटिफिकेशन है, ऑपरेशनल रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, आप उसको यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। यानी कि डिफरेंट इवेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। टॉप डाउन का मतलब क्या है? आपके पास एक बड़ा एलिमेंट है, इसको टॉप डाउन कर लो, यानी कि इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लो। अब इसमें देखो कि इसमें रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच ओवर देयर, ठीक है? एंड इसके ऑपोजिट जो आपके पास बॉटम्स अप अप्रोच होती है, बॉटम्स अप अप्रोच के केस में जो इंडिविजुअल रिस्क इवेंट्स होते हैं, यानी कि छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं, इनको आप देखो एंड इनकी मैपिंग करो कि कौन-कौन सी टाइप में यहाँ पर ये कौन-कौन से ऑपरेशनल रिस्क इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि कौन-कौन सी लाइन बिज़नेस लाइन के साथ ये एसोसिएटेड है एंड फर्दर इसमें कौन से रिस्क इवेंट टाइप हो सकते हैं एंड फर्दर उन कैटेगरीज को आप एग्रीगेट करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपको मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलरली जो टाइप्स हैं, लेट्स सपोज ये इवेंट थे, अब इसमें से मैंने इसको स्मॉलर टाइप्स में काउंट कर ली, दैट इज ये टॉप डाउन अप्रोच होगी 1 2 3 4, ठीक है? अब इसमें यहाँ पर 2 एंड 4 को कॉम्बिनेशन में लेके आया मैं कि 2 4 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड 1 एंड 3 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड इसके हिसाब से मैंने देख लिया, क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इसके साथ ये वाला रिस्क एसोसिएटेड है, इसके साथ ये वाला रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो बॉटम्स अप अप्रोच होती है उसको मैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, जबकि आपके पास जो टॉप डाउन अप्रोच होती है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन। जब आप यहाँ पर क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, राइट? अब उसके बाद बात आती है, काफी इंपॉर्टेंट है, काइंडली इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे एंड फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू बिजनेस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ओवर देयर। अब बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी कि बीसीबीएस ने यहाँ पर सजेस्ट किया था कि आपके पास 8 बिजनेस लाइंस हैं जब आप यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क को कैलकुलेट करते हो एंड यहाँ पर कैपिटल चार्ज को क्रिएट करते हो इन द केस ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच ओवर देयर। देखिए, जब मैं ऑपरेशनल रिस्क की कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट अप्रोच रहते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर इन द केस ऑफ क्रेडिट रिस्क डिफरेंट अप्रोचेस थी, उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट अप्रोच है। एक होती है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जिसको बीआईए अप्रोच भी कहते हैं, दूसरी होती है हमारे पास रहती है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ओवर देयर एंड एज पर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच जो भी बिजनेस होता है उसको डिफरेंट यहाँ पर 8 बिजनेस लाइंस में डिवाइड किया गया है एंड ये बिजनेस लाइन जो इनके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क वेटेज होती है, रिस्क वेटेज परसेंटेज यानी कि जो कैपिटल चार्ज इनके साथ एसोसिएटेड रहता है वो भी यहाँ पर डिफरेंट रहता है। अब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके साथ कौन सी यहाँ पर जो बिजनेस लाइन है वो यहाँ पर एसोसिएटेड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हो। तो ये 8 बिजनेस लाइन कौन कौन सी है? कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ट्रेडिंग सेल्स है, रिटेल बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है। तो जब हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब आप इनको यहाँ पर रिटेन करेगा, मैं आपको मेथड भी बता दूंगा एंड फॉर द परसेंटेज वेटेज को किस तरह से आपने याद रखना है वो भी आपको बता दूंगा। जस्ट यहाँ पर आइडिया आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपके पास ये चीजें अवेलेबल रहती हैं, यानी कि ये 8 बिजनेस लाइन आपके पास अवेलेबल रहती हैं, राइट? तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास बन गया जब हमने बिजनेस लाइन को आइडेंटिफाई करना है, राइट? ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस है? उसके पास है कि आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, हर एक बिजनेस लाइन में जो भी प्रोडक्ट लाइन बनती है, यानी कि बिजनेस लाइन का मतलब क्या होता है? यानी कि मेरे पास ये डिफरेंट बिजनेस लाइन है, 8 बिजनेस लाइन होगी, इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो, उनको आइडेंटिफाई कर लो। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, आपने प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट टीम होगी हर एक बिजनेस लाइन में, वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर, यानी कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन यहाँ पर हो सकती हैं, इन प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पर जो भी ऑपरेशनल रिस्क यहाँ पर इवेंट शामिल है, जो भी ऑपरेशनल इवेंट यहाँ पर शामिल है, जिसके केस में ऑपरेशनल इवेंट का मतलब है जिन केसेस में ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, आप उन इवेंट्स को फाइंड आउट कर लो, राइट? उन इवेंट्स को फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारा का सारा काम हो गया। यानी कि हमारा मेन काम क्या था? सबसे पहले बिजनेस लाइन, बिजनेस लाइन में प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में इवेंट, ठीक है? तो ये 4 स्टेप आपको यहाँ पर करने हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? अब उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और जो यहाँ पर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन है वो कॉज बेस्ड भी हो सकती है, वो यहाँ पर इफेक्ट बेस्ड भी हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। जब मैं कॉज बेस्ड की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास सबसे पहले आता है पीपल ओरिएंटेड, यानी कि पीपल ओरिएंटेड यानी कि लोगों के कारण हुआ होगा। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण होता है ना। तो लोगों के कारण क्यों हुआ होगा? क्योंकि लोगों ने यहाँ पर नेग्लिजेंस बरती होगी, लोगों को काम नहीं आता होगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई होगी, उनकी इंटीग्रिटी लूज हो गई होगी, यानी कि उन्होंने डिसऑनेस्टी शो की होगी। तो ये होता है पीपल ओरिएंटेड। जब मैं प्रोसेस ओरिएंटेड की बात करता हूं, इसमें दो चीज आती है, तो एक आता है ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, दूसरा आता है ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड ओरिएंटेड ओवर देयर, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोसेस ओरिएंटेड ओवर देयर, यानी कि आपकी बिजनेस, आपकी वॉल्यूम जितनी आ रही होगी उसमें फ्लक्चुएशन आई होगी। यानी कि पहले बिजनेस 100 करोड़ का था,
अब आपके पास यहाँ पर 50 करोड़ का आ रहा है। अब उसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, प्रोसेस में यहाँ पर कमी पेशी हो गई, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से प्रोसेस काम कर रहा है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है, मेजर चेंजेस कर दिए गए, उसकी वजह से आपके पास ट्रांजेक्शन बेसिस पर जो प्रोसेस ओरिएंटेड यहाँ पर रिस्क इंपोज होता है, दैट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड ऑपरेशनल रिस्क ओवर देयर। दूसरा हमारे पास आता है ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी कि हो सकता है कि सुपरविजन प्रॉपर ना की गई हो, मैनेजमेंट प्रॉपर ना की गई हो, प्रोसीजर को फॉलो प्रॉपर्ली ना किया गया हो, ड्यूटीज को प्रॉपर्ली बांटा ना गया हो, यानी कि प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया ऑपरेशंस के तौर पर, ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड ऑपरेशन ओरिएंटेड, राइट। फिर आ गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण गलत आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया, ऑटोमेशन नहीं है, सही से चलाने वाले बंदे नहीं है, ठीक है, डिजाइन बुरा है, ठीक है, दैट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी रेडी, टेक्नोलॉजी की वजह से इशू हो गया, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले पर्सन सही नहीं है, वो इनकम्पिटेंसी आ गया, वो पीपल ओरिएंटेड हो जाएगा। लेकिन जब मशीन सही से काम नहीं कर रही है, लॉजिक गलत है मशीन का, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाएगा। एक्सटर्नल ओरिएंटेड, यानी कि आपके हाथ की बात नहीं है, बाहर से हुआ है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ऑपरेशनल फेलियर हो गया है, ठीक है, डिटेरेटेड सोशल या फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बन गया है, तो दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉजेस। तो आपके पास यहां पर ये 5 कॉजेस बनते हैं। कौन से 5 कॉजेस आपके पास हैं, कौन कौन से हैं? इट्स रिलेटेड टू पीपल ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड में एक ट्रांजैक्शन आता है, एक आपके पास ऑपरेशनल प्रोसेस आता है, फिर आपके पास फोर्थ आता है टेक्नोलॉजी वाला, फिफ्थ आता है एक्सटर्नल कॉज वाला, राइट, दैट इज एक्चुअली द कॉज बेस्ड ओवर देयर, दैट्स द कॉज बेस्ड ओवर देयर। फिर बात आती है इफेक्ट बेस्ड, उसके बाद बात आती है इफेक्ट बेस्ड की। इफेक्ट बेस्ड क्या है कि यानी कि इसका ये इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहली बात लीगल लाइबिलिटी आपके ऊपर पड़ सकती है, आपके ऊपर यहां पर पेनल्टी पड़ सकती है, रेगुलेटर की तरफ से पड़ सकती है, कंप्लायंस की पड़ सकती है, टैक्सेशन की पड़ सकती है, आपके एसेट्स को डैमेज हो सकता है, रेस्टिट्यूशन, यानी कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो सकता है कि आपको पैसे पे करने पड़े अंडर द लॉ ओवर देयर, हो सकता है कि आपको यहां पर पेमेंट करनी पड़े, यानी कि रिकॉर्ड्स का पेमेंट हो सकता है, राइट डाउन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके इंपैक्ट पड़ने वाले, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, दैट्स रिलेटेड टू इट, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं इवेंट टाइप, कौन कौन से इवेंट होंगे, कौन कौन से इवेंट होंगे, इंटरनल फ्रॉड, यानी कि यहां पर किसी पर्सन ने फ्रॉड कर दिया, कंपनी की पॉलिसी को तोड़ दिया, एंड फॉर द डिस्क्रिमिनेटरी इवेंट हो गया, तो इंटरनल पार्टी जब भी अगर इन्वॉल्व होगी, अगर कोई भी यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व थी लेकिन अगर एक पार्टी इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व थी, तो उसको इंटरनल फ्रॉड कहेंगे। एक्सटर्नल फ्रॉड यानी कि थर्ड पार्टी ने कर दिया, कोई भी पार्टी अंदर की नहीं थी, बाहर की पार्टी थी, थर्ड पार्टी फ्रॉड हो गया। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो तौर तरीके आप इस्तेमाल कर रहे थे वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो सही नहीं थे, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को आप फॉलो नहीं कर रहे थे, एंड किसी इंप्लॉय ने इंजरी क्लेम ले लिया या फिर डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन इवेंट किया गया, उसकी वजह से आपके ऊपर कोई केस पड़ गया, दैट्स द एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी ओवर देयर। क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, आप जो प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे थे वो सही नहीं थी, नेग्लिजेंट थी, एंड काफी ज्यादा उसमें पर्टिकुलरली जो क्लाइंट्स थे उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, उन्होंने पर्टिकुलरली आपसे यहाँ पर कोई चीज मांग ली, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उसको निभा नहीं पाए, आपकी ऑब्लिगेशन थी, आप उसको निभा नहीं पाए, तो यहाँ पर उन्होंने डिमांड रख दी, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से। फिर डैमेज टू फिजिकल एसेट्स, हो सकता है कि आपके फिजिकल एसेट्स डिजास्टर की वजह से, किसी इवेंट की वजह से यहाँ पर खराब हो जाए, या फिर इट्स रिलेटेड टू बिजनेस डिसरप्शन, यानी कि आपका बिजनेस जो था डिसरप्ट हो गया, लेट्स से केस आप फिनेकल यूज कर रहे हो, डेटाबेस काम नहीं कर रहा, डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा, अब उसकी वजह से क्या हुआ, आपका बिजनेस खत्म हो गया, रुक गया, एंड फर्दर उसकी वजह से जो लॉस होगा दैट विल बी कवर्ड इनटू इट। एंड एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि जिस तरह से प्रोसेस को चलाया जाना था वो प्रोसेस उस तरह से नहीं चलाया जा रहा, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, एंड फर्दर उसकी वजह से जो रिस्क इंपोज होगा दैट विल बी द पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ रिस्क। ये सभी के सभी जो चीजें कवर कर रहे हैं कौन सी हैं, दिस इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क। पहला हो गया इंटरनल फ्रॉड, दूसरा हो गया एक्सटर्नल फ्रॉड, फिर हो गया एम्प्लॉयमेंट की वजह से, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड दिक्कतें थी, क्लाइंट से रिलेटेड दिक्कतें थी, फिजिकल एसेट का डैमेज हो गया, बिजनेस प्रोसेस सही से नहीं चल रहे हैं, सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, एग्जीक्यूशन जो की जा रही है प्रोसेस की वो सही से नहीं हो रही है, दैट्स रिलेटेड टू इवेंट टाइप, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, इट्स रिलेटेड टू कॉजेज क्या थे, इफेक्ट क्या थे, कॉजेज पढ़ लिया, 5 तरह के कॉजेज थे, उसके इफेक्ट पढ़ लिए क्या क्या इफेक्ट हो सकते थे, फिर उसके बाद हमने इवेंट टाइप को कवर कर लिया, दैट वुड बी रिलेटेड टू ऑल रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क, जो टाइप के डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, राइट, ये चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे ऊपर आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क को प्रॉपर्ली बनाना करना वो किसकी जिम्मेदारी, दैट्स रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर जिम्मेदारी वो रहती है। एंड फर्दर यहाँ पर इनको पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, इट शुड अप्रूव द बैंक्स ओआरएम, यानी कि ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर ओआरएम को अप्रूव करेंगे, उसको रिव्यू भी करेंगे। तो फर्म वाइड आपको यहाँ पर एक ऑपरेशन रिस्क को मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि जो भी रिस्क है हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से
असेस कर रहे हैं, किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल या मिटिगेशन की जो भी टेक्निक्स अपना रहे हैं, वो क्या अपना रहे हैं, वो सारा का सारा फ्रेमवर्क किसके द्वारा दिया जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवर देयर। एंड साथ के साथ ये देखिए, ये ओआरएम से रिलेटेड तो काम करते करते हैं, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क तो बनाएंगे, साथ के साथ इंटरनल ऑडिट का जो फ्रेमवर्क होगा वो भी किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो भी यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही बनाया जाएगा। फिर बात आती है ओआरएमसी के बारे में, यानी कि ओआरएमसी के रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, दैट इज अ बोर्ड लेवल कमेटी ओवर देयर, यानी कि जो रिस्क को आइडेंटिफाई का काम करेगी, आरआई का काम करेगी, एंड फर्दर जो भी रिस्क है उसके हिसाब से यहाँ पर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी, प्रोसीजर्स को बताएगी, एंड फॉर द ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर ये गाइडलाइंस को सेटअप करती है कि रिस्क को किस तरह से असेस किया जाएगा, एंड इंश्योर किया जाता है कि जो रिस्क मिटिगेटिंग कंट्रोल्स हैं क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट है। अगर एडिक्वेट नहीं होगा तो इसकी रिपोर्टिंग देगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि फ्रेमवर्क में तब्दीली कर देंगे, ठीक है। एंड साथ के साथ इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो ओआरएम फ्रेमवर्क है जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है उसको इंप्लीमेंट, यानी कि ये यहाँ पर काम करती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड टेक्निक्स, क्या वो एडिक्वेट है, क्या रिस्क आइडेंटिफिकेशन के जो रिसोर्सेज हैं क्या वो एडिक्वेट है, एंड फर्दर साथ के साथ यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ओआरएम फ्रेमवर्क था उसको इंप्लीमेंट करने का काम भी ओआरएमसी के पास रहता है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास रहता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू ओआरएमडी, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ORMD इंपॉर्टेंट है ये, ORMD दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ओवर देयर। अब एक नोडल डिपार्टमेंट रहता है, क्या रहता है, नोडल डिपार्टमेंट रहता है, यानी कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रहता है, जहां पर जो भी ब्रांचेस हैं रिपोर्टिंग करेंगे, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें वो भी रिपोर्टिंग करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ऊपर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी यहाँ से आएगी, अगर रेगुलेटर की तरफ से कोई चीज आएगी वो भी यहाँ से आएगी। तो एक नोडल डिपार्टमेंट है, यानी कि रिस्क को मैनेज, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड फर्दर जो भी ऑपरेशनल रिस्क इनहेरेंट है इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओवर द एक्टिविटीज ओवर द, उन सभी को आइडेंटिफाई करने का काम, असेस करने का काम किसके पास है, वो ओआरएमडी के पास है। साथ के साथ जब नए प्रोडक्ट आते हैं, व्हेन एवर देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स, नई एक्टिविटीज आई, नए प्रोसेसेस आए, नए सिस्टम्स आए, तो उसके केस में इस चीज को इंश्योर करना कि ऑपरेशन रिस्क जो भी उनके साथ एसोसिएटेड था क्या उनको इन टाइम यहाँ पर चेक किया गया, क्या एडिक्वेट सिस्टम थे हमारे पास यहाँ पर असेसमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें करना। रिस्क प्रोफाइलिंग सेट करना, यानी कि आपके पास यहाँ पर वाइड, आपके पास आपकी जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन वाइड आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच में रिस्क प्रोफाइल कितनी है, यानी कि अगर मेरे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड ये डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, अब यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट में यहाँ पर मेरे पास रिस्क को असेस करने के लिए क्या प्रॉपर सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, एंड फर्दर मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट लाइन के बेस पर रिस्क प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्क प्रोफाइल इतनी है, यहाँ पर इतना रिस्क इंपोज्ड है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली किसका काम है, वो भी ओआरएमडी का ही काम है, राइट। एंड फर्दर इसकी रिपोर्टिंग करना, अब सीनियर मैनेजमेंट यानी कि ओआरएमसी के पास इसकी रिपोर्टिंग करना, वो किसके पास काम है, वो भी ओआरएमडी का ही काम है। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू आईए एंड फर्दर बिजनेस फंक्शन, आईए एंड बीएफ। आईए दैट इज इंटरनल ऑडिट एंड फर्दर बिजनेस फंक्शन, इसके रिलेटेड आता है हमारे पास फोर्थ जो है यहाँ पर हमारे पास हायरार्की आ जाती है। इनके क्या है, इंटरनल ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट करना कि इंटरनल ऑडिट क्या होती है, रिलेटेड टू डिफरेंट चीजों को चेक करना। अब इन्होंने तो चेक कर लिया, लेकिन उसके बाद चेक करना कि इसमें कितना ऑपरेशन रिस्क हो सकता है। जैसे कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जब आपकी इंस्पेक्शन करने आता है तब ये भी चेक करता है कि क्या कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, क्या कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, क्या एंटीवायरस को अपडेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्या यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर इन प्लेस है। तो ये सभी ऑपरेशनल रिस्क से बचने के ही तौर तरीके हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट यहाँ पर की जाती है चेकआउट करने के लिए, क्या, ओआरएम की, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की जो भी यहाँ पर आपके पास इफेक्टिवनेस है उसको चेकआउट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की जाती है। एंड ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, क्योंकि आपने ऑडिट करनी है तो इंडिपेंडेंट काम करोगे ना। एंड इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड क्या होता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती किसकी, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट की, यानी कि ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर काम कर रहा है। एंड अपनी जो भी फाइंडिंग्स होगा उसको आगे रिपोर्ट कर देगा टू द सीनियर मैनेजमेंट ओवर देयर, एंड उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो यहाँ पर तब्दीली की जाएगी। एंड ओवरऑल यहाँ पर बोर्ड को पता लग जाता है कि इतना यहाँ पर रिस्क जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पर बना हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट में, राइट। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, असेसमेंट ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क ओवर देयर। सबसे पहली चीज होती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब यानी कि खुद से चेक करना, यानी कि हम खुद से अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को देखते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है, ये एक्टिविटीज है, इसमें ये रिस्क इंपोज हो सकता है। फिर बात आती है रिस्क मैपिंग की। रिस्क मैपिंग का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, वी आर हैविंग द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स ओवर देयर, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, एंड फर्दर हम इनको मैप करते हैं, यानी कि बिजनेस यूनिट को हमने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट लाइन को फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलरली डिफरेंट इवेंट गो थ्रू कर लिए,
लिए। अब इन इवेंट्स के हिसाब से हम इनकी पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये वाला इवेंट यहाँ पर कैटेगरी 1 में आता है, ये कैटेगरी 2 में आता है, कैटेगरी 3 में आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क में हमने उसकी मैपिंग करी। दैट्स रिलेटेड टू रिस्क मैपिंग ओवर देयर, राइट? यानी कि हमने मैप कर लिया कि डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स हैं, डिफरेंट जो लाइंस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उनमें कौन-कौन से रिस्क टाइप यहाँ पर इंक्लूडेड है एंड फर्दर कौन सा रिस्क इंक्लूडेड यहाँ पर हो सकता है। फिर बात आती है की रिस्क इंडिकेटर। इट्स रिलेटेड टू द की रिस्क इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो आपको ये बता दीजिए आपके पास यहाँ पर रिस्क पोजीशन ये है। यानी कि अगर ये इंडिकेटर चेंज हुआ, लेट्स से कि एक इंडिकेटर था रिलेटेड टू रिस्क ओवर हियर एंड ये बताता है कि अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी बढ़ गई यानी कि इतना रिस्क का क्वांटम यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, तो इट्स काइंड ऑफ मेट्रिक। इट्स काइंड ऑफ मेट्रिक एंड ज्यादातर ये फाइनेंशियल मेट्रिक्स होते हैं जो हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि बैंक की रिस्क पोजीशन अभी इतनी कितनी मेंटेन्ड है यहाँ पर, राइट? सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप यहाँ पर सीआईबी का फुल कोर्स चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। फटाफट से यहाँ पर वीडियो को रीड कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आप सीआईबी का फुल कोर्स चाहते हैं दैट्स अवेलेबल, फटाफट से उसमें एनरोल कर दीजिए, सीआईबी लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू एनरोल द इंडिविजुअल कोर्सेज तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।